लास्ट सेशन में सेक्शन 188 किया था मैंने आपके साथ, और 188 में हमने किया था एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। ठीक है, और एजेंट की अथॉरिटी की सीमा क्या है, लिमिट क्या है, कहाँ तक एजेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, और उसे कोई काम करने के लिए अगर आपने दिया है, कोई एक्ट करने के लिए कहा है, तो एजेंट वो सब काम कर सकता है जो उस एक्ट को करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेक्शन 189। 189 हम सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में। और सेक्शन 189 क्या है, ये पहले उसकी हेडिंग नोट करेंगे हम। व्हाट इज सेक्शन 189 की हेडिंग नोट कीजिए, एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। एजेंट की पावर क्या है इमरजेंसी के अंदर। इमरजेंसी मतलब वो सिचुएशन जो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, आइए उस सिचुएशन में एजेंट की पावर को डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 189 एजेंट को क्या पावर दे रहा है कि एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स, टू डू ऑल सच एक्ट्स। कहते हैं जी, टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल from laws as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। क्या कहना चाहता है सेक्शन, आइए इस बात को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ए ने बी को अपना एजेंट बनाया है, तो बी ए का एजेंट है, बी ए का एजेंट है। अगर बी ए का एजेंट नहीं होता और अपने लिए काम कर रहा होता तो ए का डिसीजन क्या होता। कहते हैं जी, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ठीक है, अपने केस में जो डिसीजन लेता, अगर एजेंट ने वही डिसीजन लिया है, वो एक प्रूडेंट डिसीजन है, वो कोई भी किसी भी पॉइंट से कोई आदमी उसे चैलेंज नहीं कर सकता, तो एजेंट की वो अथॉरिटी मान ली जाएगी, हालांकि वो एजेंट की अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है बेटा, हम इसके लिए इलुस्ट्रेशंस देखेंगे। आइए, आप इलुस्ट्रेशन है समझिए। एन एजेंट फॉर सेल मे हैव गुड्स रिपेयर्ड इफ इट बी नेसेसरी। ठीक है बेटा, एजेंट्स अगर गुड्स की रिपेयर करना है, गुड्स बेचने के लिए। ठीक है बेटा, एन एजेंट फॉर सेल, अपने सेल करने के लिए ए ने बी को कहा भाई मेरी कार सेल कर दे, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही है। अब कोई भी बी अगर किसी को भी कार दिखाएगा, मान लीजिए बी सी को कहेगा भाई ये कार खरीद ले, और सी स्टार्ट करने की कोशिश करेगा तो स्टार्ट होगी नहीं, तो क्या सी लेगा? तो बी क्या करता है, पहले कार को रिपेयर करता है, रिपेयर करवाता है, और फिर सी को वो शाबाश, सी को वो फिर बेच देता है। तो क्या एजेंट ने अपनी विद इन अथॉरिटी काम किया? ठीक है बेटा, शाबाश। सेक्शन 189 कर रहे हैं, एजेंट्स अथॉरिटी पढ़ रहे हैं, और आपको ये एजेंसी का कंसेप्ट मैं आपसे काफ़ी कई सेशन से मैं एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और हमने ये बात ऑलरेडी पढ़ ली है कि एजेंट को आप अपनी पावर डेलीगेट कर सकते हैं। यहाँ हम एजेंट की अथॉरिटी, एजेंट की पावर का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन है एजेंट के पास, और यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करने का, ठीक है बेटा, एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। ठीक है, और यहाँ ये हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये ध्यान लिखिए, ध्यान कीजिए। टेकिंग अजम्पशन, ये हम इस बात को पढ़ रहे हैं, एक अजम्पशन लेके पढ़ रहे हैं। टेकिंग अजम्पशन दैट there is no communication, there is no mode of communication available, there is no mode of communication। भाई अगर इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब ही यही है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। अगर कम्युनिकेशन हो पा रही है, जहां एजेंट प्रिंसिपल की डायरेक्शन ले सकता है, फोन करके उसे किसी भी तरीके से पूछ के, पर्सनली जाके, तो वहां पे इमरजेंसी सिचुएशन नहीं कह रहे हैं।
तो पहले तो इमरजेंसी सिचुएशन का ही मतलब समझिए कि व्हाट डज इट मीन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब ये है कि एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में देयर इज नो मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी कम्युनिकेशन का तरीका एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, तो उसे हम इमरजेंसी कह रहे हैं। ठीक है, तो एक और इलस्ट्रेशंस देखते हैं। ए ने ए कंसाइंस प्रोविजंस टू बी एट कलकत्ता। ए ने बी को कुछ कंसाइनमेंट भेजी है विद डायरेक्शन टू सेंड देम इमीडिएटली टू सी एट कटक। ठीक है बेटा, और ए ने बी को कुछ माल भेजा है और उसे डायरेक्शन दी है कि सी को कटक में वो माल भेजना है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई, माल खराब होने लग गया, तो बी ने ये डिसीजन लिया कि अगर इस माल को मैं कटक में भेजूं सी के पास तो ये माल तो खराब हो जाएगा। तो उसने माल को बचाने के लिए, लॉस को मिटिगेट करने के लिए, टू मिटिगेट द लॉस, उसने माल कलकत्ता में ही बेच दिया। बी ऐसा डिसीजन अपने, अगर वो खुद बिजनेस कर रहा होता अपने लिए भी वो यही डिसीजन लेता। बी क्या, कोई भी मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस ऐसा ही डिसीजन लेता जैसा बी ने लिया है, तो बी की अथॉरिटी मान ली जाएगी। जहां पे कोई काम एजेंट की अथॉरिटी मान ली गई है, इसका मतलब ये है जहां पे किसी काम पर एजेंट की अथॉरिटी मान ली गई है, इसका मतलब ये है कि एजेंट के उस काम के लिए प्रिंसिपल का ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा, एजेंट का ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा, प्रिंसिपल का ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा। अब सेक्शन 189 को अच्छे से आप नोट कर लीजिए, इसे पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, मैं आगे क्लास में बढ़ूंगा। 189 के बाद शाबाश हम करेंगे सेक्शन 190, व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, डेलीगेशन का मतलब है कि जो आपके पास है आप उसे दे देते हैं। अब इस चीज को इस तरह से समझिए कि ए ने बी को एजेंट अपॉइंट किया कोई काम करने के लिए, और बी का जो ऑब्लिगेशन था, बी ने अपना ऑब्लिगेशन सी को डेलीगेट कर दिया। यहाँ ए कौन है, ए यहाँ प्रिंसिपल है, बी कौन है, एजेंट है। और अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है तो सी कौन हुआ, सी हुआ यहाँ पर सब एजेंट। तो जनरल रूल क्या है सेक्शन 190 का, जनरल रूल ये है कि एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। ठीक है, तो व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, सबसे पहले हम ये सीख रहे हैं कि एजेंट डेलीगेट कब नहीं कर सकता। व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, ठीक है, एजेंट डेलीगेट कर सकता है। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ एजेंसी है ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, तो इसका आंसर यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। चलिए हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से आप देख लीजिए बात को एक बारी। अगर ये कोई सवाल पूछे हमसे, वेदर एजेंट कैन डेलीगेट, वेदर एजेंट कैन डेलीगेट हिज अथॉरिटी, अगर ये सिंपल सा सवाल कोई पूछे हमसे, तो इस सवाल का जवाब यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट के ऊपर, ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर बेटा। इस जवाब का, इस क्वेश्चन का आंसर यस भी हो सकता था और इस क्वेश्चन का आंसर नो भी हो सकता है, यस भी हो सकता था, नो भी हो सकता है। आइए हम कर रहे हैं सेक्शन 190, हम कर रहे हैं सेक्शन 190। सेक्शन 190 क्या कह रहा है, व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। शाबाश, आइए हम ध्यान से सीखेंगे। एन एजेंट कैन नॉट lawfully employ another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally। जहां पे उसने कहा है कि मैं खुद काम करूंगा, यहां पे एक वर्ड आया है बेटा पर्सनली। ठीक है, कहां कहां आपको पर्सनल परफॉर्मेंस देनी है, वहां डेलीगेट नहीं कर सकते।
तो कहाँ डेलीगेट कर सकते हो? नो, वेयर वेयर देयर इज वेयर देयर इज पर्सनल परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड। पर्सनल परफॉर्मेंस क्या होती है? पर्सनल परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड। आप बड़े अच्छे वकील हैं, आप बड़े अच्छे वकील हैं, रिनाउंड वकील हैं, और मैंने आपको एक केस रेफर किया है कि आप मेरे बिहाफ पे रिप्रेजेंट करिए कोर्ट में, तो आपका और आपकी पर्सनल, मैं आपकी पर्सनली आप खुद कीजिए ये काम, यानी आप मेरे बिहाफ पे खुद जाइए, और आप अगर आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, पर्सनल परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, जहां एजेंट की पर्सनल परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, वहां पर वो डेलीगेट नहीं कर सकता। ठीक है, पर्सनली। आप ध्यान से इस फर्स्ट लाइन को नोट करेंगे, एजेंट एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट्स विच ही हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, चाहे उसने एक्सप्रेसली एक्सेप्ट किया है या इम्प्लाइडली एक्सेप्ट किया है, टू परफॉर्म पर्सनली, अनलेस बाय द ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड और ऑफ अ ट्रेड, सब एजेंट में और फ्रॉम द नेचर ऑफ द एजेंसी अ सब एजेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड। लेकिन जहां कस्टम ऐसा है, ठीक है, और अगर सेक्शन 190 पर कस्टम है वहां पे कि सब एजेंट अपॉइंट होता ही होता है, ठीक है, और अगर कस्टम है वहां पर तो सेक्शन 190 पर वो कस्टम भारी पड़ेगा। सेक्शन 190 को हम रेफर नहीं करेंगे कि जहां सब एजेंट अपॉइंट करने का कस्टम है, मतलब वहां पे ऐसा ऐसा चलन है, ऐसा पार्टीज कंडक्ट है, इम्प्लाइड है कि सब एजेंट तो यहाँ अपॉइंट होता ही होता है। तो जहाँ सब एजेंट अपॉइंट होता है, जहाँ कस्टम है, काम करने का तरीका ही ऐसा है, तो वहाँ फिर बेटा सब एजेंट जो अपॉइंट होगा, वहाँ पावर होगी पार्टी के पास सब एजेंट अपॉइंट करने की। ठीक है बेटा, या फिर नेचर ऑफ एजेंसी इस तरह से है कि सब एजेंट वहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट में ये बात एजेंट ने साफ कह दी थी कि या तो मैं खुद करूँगा या मैं अपने किसी को और को एम्प्लॉय करूँगा, तो जो नेचर ऑफ एजेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, शोबश, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? तीन बातें यहाँ पे आपने एनालिसिस करनी है सेक्शन 190 के अंदर। तीन बातें क्या है कि क्या पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी। ठीक है, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन अगर कस्टम ऐसा है, वहाँ पे रीति रिवाज इस तरह के हैं कि वहाँ पे एजेंसी डेलीगेट हो सकती है, तो वहाँ एजेंसी डेलीगेट हो जाएगी। और तीसरा, जहाँ पे एजेंट ने एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते वक्त ही ये बात कह दी थी कि ही कैन एम्प्लॉय एजेंट, तो वहाँ पे वो एजेंट अपॉइंट कर पाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट किस तरह का है और सोसाइटी के कस्टम कैसे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। तो ये चीज़ आप सेक्शन 190 को ध्यान से आप समझेंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप 190 को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हेन एजेंट कैन डेलीगेट, आइए बेटा एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम सेक्शन इसमें क्या करने वाले हैं, सेक्शन 191 किया, आइए हम सेक्शन 190 किया, और 190 में हमने ये पढ़ा कि व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, एजेंट कब डेलीगेट नहीं कर सकता। और 191 में हम सब एजेंट की बात डेफिनेशन पढ़ेंगे। आइए सेक्शन 191 सब एजेंट डिफाइंड। सब एजेंट का मतलब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, पहले डेफिनेशन देखिए कि सब एजेंट की डेफिनेशन क्या है। सब एजेंट की डेफिनेशन क्या है, आप देखिए बेटा। सब एजेंट डिफाइंड, a sub agent is a person employed by and acting under the control of the original agent in the business of agency। तो ये बात तो मैं ऑलरेडी आपको पिछले बता के आया बेटा कि A प्रिंसिपल है, B उसका एजेंट है, और B ने C को अपॉइंट कर दिया, तो वो उसका क्या बन गया बेटा? शाबाश, क्या बन गया इसका? शाबाश, सब एजेंट बन गया। तो 191 सब एजेंट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कराए हैं। सब एजेंट मैंने आपको डिफाइन कर दिया, तो और यही सेक्शन 191 कह रहा है। ठीक है, आइए दोबारा से एक बार सीख लीजिए क्या है
शाबाश, वर्ड टू वर्ड। सब एजेंट, देखो ए एक प्रिंसिपल था, उसने बी को अपॉइंट किया, बी एजेंट था, और सी क्या हो गया, सब एजेंट हो गया। तो सब एजेंट यानी सी, सब एजेंट यानी कौन है, सी इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एजेंट। बी कौन है, ओरिजिनल एजेंट। ठीक है बेटा, शाबाश। बी कौन है, ओरिजिनल एजेंट, और बी को अथॉरिटी ए ने दी थी, बी ने वो अथॉरिटी सी को दे दी, तो सी इज कॉल्ड सब एजेंट। ठीक है, अब दो सिचुएशन हो जाएंगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। अब जो सब एजेंट है ये दो तरीके का होगा। अब इसे हम दो तरीके का समझेंगे बेटा। अब हम इस सब एजेंट को दो तरीके से अब हम समझेंगे, प्रॉपरली अपॉइंटेड और नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। आइए बेटा, अब ये जो सब एजेंट है ये दो कैटेगरी में हम इसे पढ़ेंगे। इफ प्रॉपरली अपॉइंटेड, या तो ये प्रॉपरली अपॉइंटेड है या नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड है। नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड, प्रॉपरली अपॉइंटेड एंड नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। तो सेक्शन 192 आगे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। आइए बेटा, तो सब एजेंट के बारे में हम सीख रहे हैं। सेक्शन 192 में हम करेंगे बेटा। सेक्शन 192 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। ठीक है, या तो वो प्रॉपरली अपॉइंटेड है या वो प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इफ ही वाज प्रॉपरली अपॉइंटेड, तो इस बात का लीगल इंपैक्ट क्या पड़ेगा। आइए इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, जहां वो प्रॉपरली अपॉइंटेड है। द प्रिंसिपल इज सो फार एज रिगार्ड्स द थर्ड पर्सन, जहां तक थर्ड पार्टी का सवाल है। ठीक है, अब सी ने एक ट्रांजैक्शन करी है, सी ने एक ट्रांजैक्शन किसके साथ करी है, डी के साथ। तो जहां तक थर्ड पार्टी का सवाल है वहां तक बात कर रहे हैं बेटा। तो डी कौन है यहाँ, थर्ड पार्टी। डी यहाँ पे कौन है, थर्ड पार्टी है। शाबाश, ध्यान से आप बात सुन लीजिए। ए प्रिंसिपल था, ए कौन था, प्रिंसिपल। बी उसका ओरिजिनल एजेंट, और उसने सब एजेंट अपॉइंट कर दिया, और सब एजेंट ने डी के साथ एक ट्रांजैक्शन करी। तो यहाँ पे डी को हम क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्टी। डी को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्टी। डी को हम थर्ड पार्टी कह रहे हैं। आइए बात को हम आगे बढ़ाएंगे अपनी, और आइए एक बार दोबारा से नोट करेंगे। वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, प्रिंसिपल इज सो फार एज रिगार्ड्स थर्ड पर्सन्स, जहां तक थर्ड पर्सन्स का सवाल है, रिप्रेजेंटेड बाय सब एजेंट एंड इज बाउंड बाय द रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स। यानी प्रिंसिपल, जहां सब एजेंट की अपॉइंटमेंट प्रॉपर है तो उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इज बाउंड बाय द रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स एज इफ ही वर एन एजेंट ऑफ ओरिजिनली अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल। यानी यहाँ पे सी के काम का इम्प्लीकेशन कैसे होगा, जैसे सी सब एजेंट नहीं है, जैसे सी एजेंट है। जैसे सी सब एजेंट नहीं है बल्कि सी क्या है, एक एजेंट है। आइए सेक्शन 192 का फर्स्ट पैराग्राफ हम बहुत आराम से, बहुत प्यार से दोबारा से करेंगे, टेक्निकल है। वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, जहां सब एजेंट की अपॉइंटमेंट प्रॉपर तरीके से हुई है। ठीक है, वहां पर क्या बात हम कर रहे हैं, द प्रिंसिपल इज सो फार एज रिगार्ड्स थर्ड पर्सन्स, जहां तक थर्ड पर्सन्स का सवाल है, रिप्रेजेंटेड बाय सब एजेंट एंड इज बाउंड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय सब एजेंट यानी इसका मतलब है प्रिंसिपल इज रिप्रेजेंटेड बाय सब एजेंट एंड इज बाउंड बाय द रिस्पॉन्सिबल फॉर, इज बाउंड बाय एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स। यानी प्रिंसिपल सब एजेंट के काम से बाइंड भी होगा और रिस्पॉन्सिबल भी होगा। किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा, एज इफ ही वर एन एजेंट ओरिजिनली अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल। यानी
थर्ड पर्सन तक का थर्ड पर्सन के लिए जहाँ तक ऑब्लिगेशन का सवाल है तो प्रिंसिपल ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काम एजेंट से हुआ है या सब एजेंट से हुआ है, लेकिन एक शर्त ये है कि सब एजेंट की अपॉइंटमेंट प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट। एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट, और एक और बात पढ़ेंगे सब एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले बात करेंगे सब एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सब एजेंट। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े कान खोल के ध्यान से सुन लीजिए, बहुत प्यार से ध्यान से सुन लीजिए ये बात। द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। अगर यहाँ सी सब एजेंट ढंग से काम ना करे, सी ढंग से काम ना करे और नुकसान करवा दे, तो बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। सब एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल। और सब एजेंट का ऑब्लिगेशन, सब एजेंट का ऑब्लिगेशन ओरिजिनल एजेंट की टुवर्ड्स है, प्रिंसिपल के लिए ऑब्लिगेशन नहीं है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग। लेकिन जहां एजेंट फ्रॉड, सब एजेंट फ्रॉड करेगा या जानबूझ के गलती करेगा और फ्रॉड हैज नलिटी, फिर तो देखो हम उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे उसे, अगर वो फ्रॉड करेगा तो। अगर सी डी के साथ फ्रॉड करेगा देखो फिर तो रिस्पॉन्सिबल होगी उसकी। अदरवाइज अगर वो ठीक तरीके से काम कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल ओरिजिनल एजेंट के लिए है, ना कि प्रिंसिपल के लिए है। लेकिन फ्रॉड के केस में ही कुड बी हेल्ड लायबल। सुन लीजिए ध्यान से, एक नंबर का सवाल आएगा। बट फ्रॉड के केस में इफ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड एंड ही कमिट्स अ फ्रॉड अगेंस्ट थर्ड पार्टी, ही कुड बी हेल्ड लायबल बाय द प्रिंसिपल। ही कुड बी हेल्ड लायबल बाय द प्रिंसिपल, क्योंकि फ्रॉड को हम किसी भी तरीके से किसी भी लॉजिक से सपोर्ट नहीं कर सकते। फ्रॉड हमेशा नलिटी होता है, फ्रॉड को अनएक्सेप्टेबल होता है, फ्रॉड हमेशा अनएथिकल होता है। तो फ्रॉड के लिए हम कभी भी नहीं कह सकते कि प्रिंसिपल कुड नॉट मेक लायबल द सब एजेंट। अब हम सेक्शन 193 करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए आप। सेक्शन 193 क्या कह रहा है? एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी, यानी जहां इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट है। सेक्शन 193 की बात हम कर रहे हैं, आप बहुत ध्यान से बात सुन लीजिए। सेक्शन 193, एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी, यानी यहाँ पे क्या है? इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट है, नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। यहाँ पे क्या सिचुएशन है? यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्या है? सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। शाबाश, यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है ध्यान से सुन लीजिए, वो सिचुएशन क्या है? सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड, इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड, बहुत टेक्निकल बात है और आप बहुत ध्यान से इसे सुनेंगे। सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो। एजेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो डेलीगेट करता, ठीक है, ना तो कस्टम थे, ठीक है, और ऐसा मतलब एग्रीमेंट से साफ जाहिर था, कस्टम भी, डेलीगेशन का कस्टम भी नहीं था, रीति रिवाज भी नहीं था। तो एजेंट के पास, यानी कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 189 का कोई भी 190 का कोई भी बेटा सेक्शन 190 का कोई भी केस नहीं बन रहा था। तो वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो, वेयर एन एजेंट without having authority to do so has appointed a person to act as a sub-agent, the agent stands towards such person is in relation to a principal to an agent and is responsible for his acts both to the principal and to third persons। ठीक है बेटा, आप ध्यान से सुन लीजिए। ए ने बी को एजेंट अपॉइंट किया और बी ने ए की अथॉरिटी के बिना सी को सब एजेंट बना दिया, ठीक है, और सी ने डी के साथ एक फ्रॉड किया। तो हेयर यहाँ पर बी सी के लिए लाइबल है, शाबाश, बी सी के एक्ट्स के लिए लाइबल है टू द थर्ड पर्सन। ठीक है बेटा, यहाँ डी का जो नुकसान हुआ, डी अपने लॉस की भरपाई, यहाँ पे अपने लॉस की भरपाई ए के से करवाएगा, ना कि बी से करवाएगा, ना कि ए से करवाएगा। अब लैंग्वेज को बहुत ध्यान से सुनिए। वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो हैज अपॉइंटेड अ पर्सन, has appointed a person, has appointed a person,
has appointed a person to act as a sub agent. Agent stands towards such person in relation to a principal. ठीक है, एजेंट स्टैंड्स टुवर्ड्स सच पर्सन इन रिलेशन टू अ प्रिंसिपल। तो इन दोनों के बीच में जहां इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुई है, यहां बी को प्रिंसिपल मान लिया जाएगा। ठीक है, वैसे ओरिजिनली क्या था, ए, ओरिजिनली हम इस बात की चर्चा करें, ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली था ए प्रिंसिपल, ए प्रिंसिपल था और बी ओरिजिनल एजेंट था, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, बी बी ने सी को अपॉइंट कर दिया, तो बी को यहां सीज प्रिंसिपल मान लिया जाएगा। बी को क्या मान लिया जाएगा, सीज प्रिंसिपल मान लिया जाएगा, सी का प्रिंसिपल मान लिया जाएगा। जब वो सी का प्रिंसिपल है, ठीक है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स बोथ टू द प्रिंसिपल, बी यहाँ पे बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और बी ए के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरह की है, ठीक है, he is responsible, B is responsible to the third party and to the principal as well. ठीक है, the agent stands towards such person in the relation of a principal to an agent and is responsible for his acts both to the principal and to third persons. The principal is not represented by the responsible. The principal is not represented by or responsible for the acts of the persons employed, nor is that person responsibility to the principal. ना तो प्रिंसिपल सी के लिए लाइबल है, और प्रिंसिपल जब सी डी से ट्रांजैक्शन करता है तो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंटेशन, ये नहीं माना जाएगा कि सी ए का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ऐसा नहीं माना जाएगा कि सी ए का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं माना जाएगा कि सी ए का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और बी और सी के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता माना जाएगा, और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी थर्ड पार्टी के लिए लॉस के लिए, और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ए के लॉस के लिए। ठीक है, तो आप दोबारा से इस सेक्शन को एक बारी बहुत अच्छे से दोबारा से इस सेक्शन को समझेंगे मेरे साथ। ठीक है, हमने यहाँ दो सिचुएशन देखी बेटा, दो सिचुएशन देखी, दो सिचुएशन क्या है, शाबाश, इस यहाँ से आप इस बात को दोबारा से समझिए, इन दो सिचुएशंस को समझिए दोबारा से। सब एजेंट की बात कर रहे हैं, तो सब एजेंट अपॉइंट हुआ है। अगर सब एजेंट अपॉइंट हुआ है तो या तो वो प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है, अगर प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है तो सेक्शन 192 अप्लाई होगा, अगर इम्प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है तो सेक्शन 193 अप्लाई होगा। तो यहाँ सेक्शन 192 अप्लाई हो रहा है और यहाँ सेक्शन 193 अप्लाई हो रहा है। अगर वो प्रॉपरली अपॉइंटेड है, तो अगर प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो शाबाश, तो सी रिप्रेजेंटेटिव ए का रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा, जैसे बी ए का रिप्रेजेंटेटिव था ऐसे ही सी ए का रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा, और ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी थर्ड पार्टी की टुवर्ड्स। ठीक है, ए वाज रिस्पॉन्सिबल, ए इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, ए इज रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी इफ द एजेंट इज अपॉइंटेड प्रॉपरली। But if the agent is not properly appointed, A is not represented by the C, तो C A का रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, B रिस्पॉन्सिबल होगा D के लॉस के लिए, और B रिस्पॉन्सिबल होगा A के लॉस के लिए। ठीक है बेटा, B रिस्पॉन्सिबल होगा D के लॉस के लिए और B रिस्पॉन्सिबल होगा A के लॉस के लिए। A को क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा A के लॉस के लिए, क्योंकि B ओरिजिनली ए का एजेंट है, और बी क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा डी के लिए, क्योंकि उसने अनऑथराइज तरीके से गलती से लॉ के अगेंस्ट सी को अपॉइंट किया था। तो ये आप दो सिचुएशन को ढंग से एनालिसिस करेंगे। अगर डाउट है आपको 192 193, तो आज के सेक्शन में हमने सेक्शन 190 किया। आज हमने क्लास में बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए। 189 शुरू में डिस्कस किया, एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, और फिर उसके बाद 190 डिस्कस किया, व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, और 191 में एजेंट की सब एजेंट की डेफिनेशन पढ़ी, और फिर हमने दो सेक्शन किए 192 व्हेन सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, एंड फिर हमने किया 193
व्हेन एजेंट सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। मैंने इस टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ाने की कोशिश करी है, सब एजेंसी वाले कंसेप्ट को। यूजुअली लोग इसे इतनी अच्छे से ना तो पढ़ाते हैं और ना पढ़ते हैं, पढ़ते भी नहीं है ना पढ़ाते हैं इसको इतनी डेप्थ से। लेकिन मैं आपके एग्ज़ाम्स की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, आपके एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को एनालिसिस करते हुए, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं तो मैंने थोड़ी सी गहराई से पढ़ाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में बात आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर फीडबैक देंगे। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9818050252। थैंक यू वेरी मच।